नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो रूल 70 रूल 72 दोनों के लिए उपयोगी है। रूल 70 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, वहीं रूल 72 में आप निगेटिव मार्किंग के साथ इसे अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें जो सवाल है वो परीक्षा हॉल के जैसा सवाल रखा गया है, ताकि हर विषयों को हर पहलू को कवर करते हुए लिया गया है। तो ये रूल 72 का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग के साथ ही आप इसे अटेम्प्ट करिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट रीड करूंगा और उत्तर बताऊंगा। आप अपने उत्तर देने से पहले वीडियो को क्वेश्चन आते ही पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप अपना उत्तर टिक आउट कर ले, उसके बाद ही आपको उत्तर देखें, जिससे कि आपको यह लगे कि आपका कितना सवाल सही हो रहा है और कितना गलत। साथ ही इसमें रीजनिंग के सवाल छोड़ करके कुल 90 प्रश्न को लिया गया है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस मैंने कवर नहीं किया है। तो रीजनिंग का सिलेबस कवर करने के बाद आगे के प्रैक्टिस सेट जो आएंगे उसमें रीजनिंग के भी सवाल आपके लिए रहेंगे। तो इसमें कुल 90 सवाल लिए गए हैं। तो उन 90 सवालों में आपके लिए मार्किंग क्या है, कितना नंबर आने पर आपके लिए क्या रिवार्ड है, उन चीजों को देख लेते हैं। तो आप अपनी तैयारी के स्तर को इस तरीके से माप सकते हैं कि अगर आपका उत्तर 70 से 80, मतलब आप अटेम्प्ट करते हैं और आप नंबर पाते हैं 70 से 80 के बीच में, तो मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही एक्सलेंट चल रही है। आप उसी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, आप सफलता आपकी सुनिश्चित है। वहीं अगर आप 60 से 70 के बीच में मार्क पाते हैं, तो वो वेरी गुड के कंडीशन में आएगा। आप अपने स्तर को थोड़ा सा एक्सीलेंट तक लाने की प्रयास जरूर कीजिएगा। और अगर आप 50 से 60 के बीच में आते हैं, तो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषप्रद है, वैसे आप पास हो जा रहे हैं, क्योंकि पास होने के लिए 48 नंबर ही चाहिए। लेकिन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप मेरिट लिस्ट में बन पाए। और अगर आप 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, डेली रिवीजन पर फोकस करना है, तब जाकर के आप इन तीनों कैटेगरी में आते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप पहली दोनों कैटेगरी में रहने की कोशिश करिए, ताकि आप इस एग्जाम के मेरिट में बने रहें। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस सेट में निगेटिव मार्किंग रखा गया है, जो कि 1/3 है। मतलब कि अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं, तो आपका एक सवाल जो आपने सही कर रखा है उसे माइनस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा करने के बाद, पूरे सवाल को हल करने के बाद, आप अपने कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो कमेंट आपको कैसे करना है, तो आपको आर लिखना है, और आर मतलब राइट होगा, कितना आपका सही हुआ उतने आप लिखेंगे इसमें। वहीं नीचे आप लिखेंगे डब्ल्यू, दैट इज रॉन्ग, आपका कितना रॉन्ग उत्तर हुआ, गलत उत्तर कितना हुआ उसकी संख्या लिखेंगे। और नीचे आप एल लिखेंगे, दैट मीन्स लेफ्ट, जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है। मतलब 90 में से कुल 80 सवालों को आपको अटेम्प्ट करने हैं। उस 80 में से भी आपने कितना अटेम्प्ट किया, कुछ छोड़ा, तो उसको आप एल में लिखेंगे, ताकि मैं आपके उत्तर का कैलकुलेशन कर पाऊं, और आपके मार्किंग के हिसाब से मैं अगले वीडियो में जो भी इस वीडियो का को देखेंगे और जो भी इस वीडियो को अटेम्प्ट करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट को, उनके मार्क को मैं अगले वीडियो में स्लाइड के तौर पर लेने की कोशिश करूंगा, और उनके नाम भी अनाउंस करूंगा जिन्होंने वीडियो में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब इस प्रैक्टिस सेट में। साथ ही साथ आपको बता दें कि www.rpfldc.com के आपके लिए वेबसाइट बना दिया गया है। उस पर समय समय पर बहुत ही उपयोगी ब्लॉग्स दिए जाते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहते हैं। वहां आपके लिए राजभाषा से संबंधित बहुत सारे सवालों का संग्रह मैंने दिया है, तो जरूर विजिट करिएगा, और वहां पर राजभाषा वाले सेक्शन को जरूर एक बार पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि राजभाषा आपका सबसे पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए, 10 में से 10 सही करने चाहिए। तो ये तो था इस प्रैक्टिस सेट का ब्रीफ। इस तरह का ब्रीफ हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा, लेकिन मैं अगले प्रैक्टिस सेट से इस ब्रीफ को थोड़ा कम कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो के पहले सवाल पर हम लोग चलते हैं।
तो आज की वीडियो का प्रैक्टिस सेट 1 का पहला सवाल है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 20 सितंबर को, 5 अगस्त को, 13 मार्च को या 14 सितंबर को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस वीडियो को पॉज करके आप सही उत्तर टिक कर ले। चलिए तो देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो ये 14 सितंबर है, ये हिंदी डे के रूप में एवरी साल जो प्रत्येक ईयर मनाया जाता है। चलेंगे हम अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपके लिए है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी? मतलब संविधान का एक अनुच्छेद है जो हिंदी के विकास की दिशा को देता है। वो कौन सा अनुच्छेद है आपको बताना है। क्या वो आर्टिकल 351 है, आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 334 है या आर्टिकल 343 है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 351 में इसके बारे में बताया गया है। आपको कहीं पर भी उत्तर का शक होता है या कुछ प्रकार की गलतियां हो रही हैं तो आप उसे कमेंट करिएगा, उसे ठीक कर दिया जाएगा और उसी अनुसार आपका मार्क कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन मैंने पूर्ण रूप से इसमें मेहनत किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती उत्तर में ना हो। चलेंगे आगे। तीसरा सवाल आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी? बहुत ही सिंपल सवाल है। संविधान के किस प्रावधान के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है बताया गया है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 343 क्लॉज 1, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, आर्टिकल 342। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में यह बताया गया है, हिंदी हिंदी जो है वो हमारी आधिकारिक मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। चलिए चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है, विच मिनिस्ट्री मॉनिटर्स द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी? कौन सा मंत्रालय आधिकारिक भाषा नीति की निगरानी करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी पर निगरानी रखती है या उसको मॉनिटर करती है। चलेंगे अपने पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है, विच ऑफ द एलिमेंट्री कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? ये सारे सवाल आपको मेरे वेबसाइट पर मिलेंगे, आप जरूर वहां विजिट करिएगा। तो ऑप्शंस हैं, कहता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो क्या ये प्रज्ञा है, प्रवीण है, प्रबोध है या पारंगत है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रबोध जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिक पाठ्यक्रम है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। छठा सवाल है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स बिहार फॉल अंडर विच रीजन? बिहार फॉल्स अंडर विच रीजन? रीजन से एक सवाल जरूर रहेंगे आपके इसमें, तो ध्यान से सारे स्टेट को मेमोराइज करके जाइएगा। राजभाषा नियम के अनुसार बिहार जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तीन ही क्षेत्र हैं, रीजन ए, बी, सी या नन ऑफ द एबव? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, रीजन ए में जो है बिहार फॉल्स करता है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायोलेशन ऑफ सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1963? राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या
ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है वो ऑफिसर, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का हेड जो है प्रमुख है, या डीलर हु पुट अप द फाइल, मतलब डीलर जिसने उस फाइल को पुट अप किया है, या मुख्य राजभाषा अधिकारी, मुख्य राजभाषा अधिकारी जिम्मेदार है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑफिसर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, जो ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है वो उस उल्लंघन का जिम्मेदार होगा। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8, आठवां है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बना था उसमें किस वर्ष संशोधन किया गया? 1965, 1966, 1967 या 1968? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1967 में जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया था। चलेंगे आगे। नौवां सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? पहला सवाल था हिंदी डे सेलिब्रेटेड, इसमें है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या वो 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 दिसंबर या 10 अक्टूबर? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को जो है क्या है वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 10 है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, जो भाषाओं से संबंधित है, लैंग्वेजेस से संबंधित है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो ऑप्शंस है 14, 18, 20 या 22। इस सवाल का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वहीं आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो संविधान, जो मूल संविधान था, जो 1949 में बनके तैयार हुआ था, उस समय संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद इसमें एक भाषा जोड़ा गया जो सिंधी जुड़ी, उसके बाद इसमें 3 भाषाएं जुड़ी, जिसे कि नमक से मैंने याद करवाया था आपको, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और उसके बाद 4 भाषाएं जुड़ी, वो क्या थी? वो सबडोम से मैंने याद करवाया था। तो इसे पूरी तरीके से आप याद रखिए, सवाल इसी तरीके से आएंगे, मिलता जुलता सवाल आ सकता है, हो सकता है ये ना आए, लेकिन जो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्राइब किया उसमें से सवाल आ जाए। तो इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ज्यादा हाइपोथेटिकल सोचने की कोशिश नहीं करनी है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते हैं इस एग्जाम को कैसे हम लोग क्रैक करते हैं। चलेंगे अगले सवाल पर। 11वां सवाल है, वारफेज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट? जो वारफेज है ये रेल अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? क्या ये सेक्शन 2 के 40 में है, 2 के 41 में है, 2 के 42 में है, या 2 के 43 में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 के 41 में वारफेज को डिफाइन किया गया है। चलेंगे आगे। 12वां सवाल है, इंटरिंग कैरेज और अदर प्लेस रिजर्व फॉर फीमेल्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करना रेलवे अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, या किस धारा में पनिशेबल है? तो क्या ये सेक्शन 158 है, सेक्शन 160, सेक्शन 162 या सेक्शन 164? तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, सेक्शन 162 इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आशा कर रहा हूं कि अभी तक आपको सारे सवाल आ रहे होंगे और आपको यह प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13 है, अंडर विच सेक्शंस ऑफ द रेलवे एक्ट आरपीएफ कैन नॉट टेक एक्शन? तो रेलवे एक्ट में कुछ धाराएं हैं जिसमें कि आरपीएफ कार्यवाही नहीं कर सकती, उस पर जीआरपी कार्यवाही करती है। वो कौन कौन से सेक्शन है पूछा गया है? तो सेक्शन 150, 152 या 153 है, या सेक्शन 151, 152, 153 है, या सेक्शन 150, 151 या 152 है, या सेक्शन 150, 153 या 154 है? तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताया था, तो आप लोग अपना उत्तर टिक कर ले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे हल करेंगे।
चलिए, तो अब मैं आपको उत्तर हल करने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो 150 देखिए आपको 3 बार रिपीट हुआ है, इस कारण जो है आप ये बी ऑप्शन को आसानी से हटा दीजिए। फिर आप बी हटने के बाद देखिए 152 इसमें भी है, 152 इसमें है और 152 इसमें नहीं है। दैट मीन्स 152 मैक्सिमाइज हुआ, तो ये वाले को भी आप हटा दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बनता है, ए और सी में से है उत्तर है, ठीक है। तो अब देखिए 153 यहाँ है, मैक्सिमाइज हुआ है, ठीक है, लेकिन 153 वाला ऑप्शन यहाँ छट गया है, इसमें भी और इसमें भी 153 छट गया है। सीधा हो गया कि 150, 151 और 152 ऑप्शन नंबर सी आपका निकल जाता है। तो इस तरह के लॉजिक आपके एग्जाम में काम आते हैं और जरूर काम आएंगे, क्योंकि मैं भी एग्जाम देता था और देता हूं, जिसमें कि इस तरह के लॉजिक बहुत आसानी से काम में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 14 है आपके लिए, रेलवे प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। रेलवे प्रॉपर्टी जो है, रेल संपत्ति, वो आरपीएफ एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? क्या ये सेक्शन 2 के बी में है, 2 के सी में, 2 के डी में या 2 के ई में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 2 के ई में जो है आरपीएफ एक्ट में रेल संपत्ति परिभाषित है। वहीं आपसे यह पूछा जा सकता है कि आरपीयूपी एक्ट में जो है रेल संपत्ति किस धारा में परिभाषित है? कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं इस तरह के सवाल, इसको कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी। तो इस तरह के सवाल पर जरूर ध्यान दे करके आप उत्तर जरूर पढ़िएगा, पूछा क्या है और क्या देना है जवाब। चलेंगे आगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, टिकटलेस ट्रैवलिंग इज पनिशेबल इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। बहुत ही सुंदर सवाल है। रेल में बिना टिकट यात्रा करना रेल अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है? क्या ये सेक्शन 137 में, सेक्शन 138, सेक्शन 139 या सेक्शन 140 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 131 में यह टिकटलेस ट्रैवलिंग के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 16वां सवाल आपके लिए, टेम्परिंग हॉर्स पाइप इज पनिशेबल इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। जो हॉर्स पाइप होता है उसे टेम्पर करना रेल अधिनियम के किस धारा में उसे दंडनीय बताया गया है? वैसे इससे क्लॉजेस से भी सवाल बन सकते हैं, मैंने अभी डायरेक्टली उठाया है, आगे के प्रैक्टिस सेट में आपको क्लॉज से भी सवाल में रखूंगा, तो इसके लिए तो बहुत आसान है, सेक्शन 160, 164, 170 या 174। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 174 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आप अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट गिव्स पावर टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड। रेल अधिनियम की कौन सी धारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है? क्या ये सेक्शन 179 है, सेक्शन 165 है, सेक्शन 170 है या सेक्शन 181 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 179 इसे एम्पावर करता है। सेक्शन 179 ऑफ रेलवे एक्ट एम्पावर्स आरपीएफ या जीआरपी या रेलवे सर्वेंट टू अरेस्ट समवन। चलते हैं आगे। 18th क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डिस्क्राइब्ड गुड फेथ। जो सद्भावना है वो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है? तो क्या ये सेक्शन 44 में, सेक्शन 50 में, सेक्शन 52 में या सेक्शन 52 के ए में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 52 में जो है गुड फेथ सद्भावना को परिभाषित किया गया है। चलेंगे आगे। 19th नंबर क्वेश्चन, 19वां सवाल, when the right of private defense of the body extend to causing death in which section of IPC। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा शरीर संबंधी आत्मरक्षा में मृत्यु कब कारित की जा सकती है, मृत्यु तक कारित की जा सकती है, वर्णित है? क्या ये सेक्शन 96 बताता है, सेक्शन 98, सेक्शन 100 या सेक्शन 101 बताता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 100 में इसके बारे में बताया गया है आईपीसी में। चलेंगे अगले सवाल पर। 20वां सवाल आपके लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। आपराधिक षड्यंत्र जो है वो भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दंडनीय है? क्या ये सेक्शन 120 है, 120 बी, 141 या 142?
बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने टिक किया होगा ऑप्शन नंबर बी में। 120 बी में, 120 बी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जो है उसके दंड के बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 21वां सवाल है, disrespect to a public servant at the time of performing public functions is a punishable offense। जो कोई लेख सेवक है वो लोक कृत्य के निर्वहन के समय उसकी कोई बेइज्जती करता है तो वह आईपीसी के किस धारा में दंडनीय बताया गया है? क्या वो सेक्शन 143 है, सेक्शन 222 है, सेक्शन 217 है या सेक्शन 228 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 228 में इसके बारे में बताया गया है, आईपीसी में पनिशमेंट के बारे में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22वां सवाल है, हार्बरिंग ऑफेंडर इज पनिशेबल इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड? तो किसी अपराधी को संशय देना किस धारा में दंडनीय है? क्या ये सेक्शन 211, 212, 213 या 214 में बताया गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 212 में हार्बरिंग ऑफेंडर इज पनिशेबल बताया गया है, अपराधी को संशय देना दंडनीय बताया गया है। चलेंगे अपने 23वें सवाल पर। 23वां सवाल है, मिशन एंड स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन विच स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर से आपके सवाल 1-2 रहेंगे। तो किस स्टैंडिंग ऑर्डर में रेल सुरक्षा बल के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताया गया है? क्या ये स्टैंडिंग ऑर्डर 18 है, स्टैंडिंग ऑर्डर 19, स्टैंडिंग ऑर्डर 20 या स्टैंडिंग ऑर्डर 22 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग ऑर्डर 20 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, रोल ऑफ आरपीएफ इन रेल एक्सीडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच स्टैंडिंग ऑर्डर? रेल दुर्घटना में रेल सुरक्षा बल की भूमिका जो है वो किस अस्थायी आदेश संख्या में वर्णित है? क्या ये स्टैंडिंग ऑर्डर 32, स्टैंडिंग ऑर्डर 33, स्टैंडिंग ऑर्डर 34 या स्टैंडिंग ऑर्डर 35 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग ऑर्डर 34 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। फुल फॉर्म से आपके लिए 2 सवाल रहेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ क्रिस इज, क्रिस का जो है विस्तृत रूप क्या है? क्या ये सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है या सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम या सेंटर फॉर रेल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम? तो आप देखिए सेंटर ऑफ है और सेंटर फॉर, फिर सेंटर फॉर है। तो इस तरह के सवाल को आप देखिए कम्युनिकेशन फॉर है तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ वाला एलिमिनेट होता है। फिर आप सेंटर फॉर देखेंगे तो 2 में सेंटर फॉर है और कम्युनिकेशन है तो ये भी हटता है। तो आपके बी या डी में कोई सही उत्तर है तो आप सही उत्तर टिक लगाएंगे तो इसका सही उत्तर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरह के ट्रिक को आप जरूर यूज करिएगा एग्जाम में, बहुत उपयोगी साबित होगा। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। 26वां सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ इज, आरडीएसओ का विस्तृत रूप क्या है? क्या ये रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑफिस है, रिसर्च डिजाइन एंड सप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है? तो फिर पिछले सवाल वाला ट्रिक इसमें यूज करिएगा तो आपका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27 है, जनरल फॉरवर्डिंग नोट इज वैलिड फॉर डैश मंथ? जो जनरल फॉरवर्डिंग नोट है वो कितने महीने तक वैध रहता है? तो ऑप्शंस हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने तक जो है यह जनरल फॉरवर्डिंग नोट वैलिड होता है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 28 है, व्हेन अ वैगन इज नॉट रिसीव्ड विद इन फ्री टाइम डैश चार्जेस शुड बी कलेक्टेड? अगर कोई वैगन है उसे समय से हम नहीं छोड़ते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज रेलवे लगाती है? उस चार्ज को क्या वारफेज कहते हैं,
उस चार्ज को डैमरेज कहते हैं, उस चार्ज को स्टैबलिंग कहते हैं या स्टॉकिंग कहते हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसे डैमरेज कहते हैं। तो देखिएगा इस तरह के सवाल में आपको हिंदी नहीं दिया जाएगा ऑप्शन में इसी को हिंदी में लिख दिया जाएगा, तो इसलिए हिंदी वाले लोग थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा अंग्रेजी में भी उत्तर जानने की कोशिश करते रहिए। चलेंगे आगे। 29 नंबर सवाल है, which section of CRPC describes promotion of members of the armed force from arrest? मतलब सीआरपीसी की किस धारा में जो है सशस्त्र बल जो हम लोग हैं उनके सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो क्या ये सेक्शन 42 है, सेक्शन 43 है, सेक्शन 44 है या सेक्शन 45? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 45 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। 30वां सवाल है, which section of CRPC describes search of arrested person? सीआरपीसी के किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी के बारे में बताया गया है? सेक्शन 45, सेक्शन 49, सेक्शन 51, सेक्शन 53? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 51 में इसके बारे में बताया गया है। तो आप 51 को थोड़ा डिटेल से वीडियो में एनालाइज कर लीजिएगा। 51 में 2 क्लॉजेज है। 51 के क्लॉज 2 में महिलाओं की तलाशी के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से क्लॉजेज का सवाल आपसे बन सकते हैं जो आगे की वीडियोज में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 31 है, which section of CRPC describes person arrested not to be detained more than 24 hours? सीआरपीसी की कौन सी धारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना वर्णित है? तो क्या ये सेक्शन 49 है, सेक्शन 53, सेक्शन 57 या सेक्शन 59 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 57 है। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है और मुझसे जुड़ा भी है क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सेंटर में चेस्ट नंबर 57 हुआ करता था। तो सेक्शन 57 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32वां, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च? सीआरपीसी की किस धारा में बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे के स्थान के बारे में बताया गया है? इसे बंद स्थान की तलाशी से के संबंध में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो सेक्शन 99, 100, 101 या 102? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 100 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। 33 नंबर है, which section of CRPC describe use of armed force to disperse assembly? सीआरपीसी के किस धारा में जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग के बारे में वर्णित है? तो क्या ये सेक्शन 129 है, सेक्शन 130 है, सेक्शन 131 है या सेक्शन 132 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 130 में 130 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है 34 नंबर, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्क्राइब्स रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट? जो सीआरपीसी किस धारा में संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना वर्णित है? क्या ये सेक्शन 154 है, 158 है, 160 है या 164 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 164 में कन्फेशनल स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 35, which section of CRPC describe procedure when investigation cannot be completed in 24 hours? तो क्या है सीआरपीसी के किस धारा में जब 24 घंटे में अन्वेषण न किया जा सके तब प्रक्रिया के बारे में वर्णित है? तो सेक्शन 165 में, सेक्शन 166 में, सेक्शन 167 में या सेक्शन 168 में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 167 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 36, विच सेक्शन ऑफ आईईए डिस्क्राइब डाइंग डिक्लेरेशन? आईईए की किस धारा में मृत्यु कथन के बारे में वर्णित है? क्या ये सेक्शन 30 है, सेक्शन 32 का 1 है या सेक्शन 32 क्लॉज 2, सेक्शन 32 का क्लॉज 3 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 37 है, विच सेक्शन ऑफ आईईए डिस्क्राइब ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट? आईईए की किस धारा में विशेषज्ञों की राय के बारे में बताया गया है? क्या ये सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45 है या सेक्शन
46 है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन 45 में एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 38, विच सेक्शन ऑफ आईए डिस्क्राइब प्राइमरी एविडेंस। जो प्राथमिक साक्ष्य है वो इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा में बताया गया है? क्या ये सेक्शन 62 है, सेक्शन 63, सेक्शन 64 या सेक्शन 65? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 62 में इसके बारे में बताया गया है, प्राइमरी एविडेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ आईए डिस्क्राइब्स बर्डन ऑफ प्रूफ। आईए के किस धारा में सबूत का भार के बारे में बताया गया है? क्या ये सेक्शन 100 है, सेक्शन 101 है, सेक्शन 102 है, सेक्शन 103 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 101 में बताया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल, विच सेक्शन ऑफ आईए डिस्क्राइब्स रिफ्रेशिंग मेमोरी। आईए के किस धारा में स्मृति ताजी करना के बारे में बताया गया है? क्या ये सेक्शन 157, 158, 159 या 160? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 159 में रिफ्रेशल ऑफ मेमोरी या रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 41 है विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट डिफाइंस सुपीरियर ऑफिसर। आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में वरिष्ठ अधिकारी परिभाषित है? क्या ये सेक्शन 2A है, सेक्शन 2B, 2E या 2F में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2E में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 42 है विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी। आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में अपराधों के षड्यंत्र के बारे में बताया गया है? षड्यंत्र के बारे में दंडों बताया गया है। क्या ये सेक्शन 2 है, 3 है, 4 है या सेक्शन 5 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 4 में कॉन्स्पिरेसी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है द रिसेंट अमेंडमेंट इन आरपीयूपी एक्ट इज इन विच ईयर। आरपीयूपी में नवीनतम संशोधन जो है किस वर्ष किया गया है? क्या 2012 है, 2015, 2016 या 17? तो 2012 में इसमें ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 15 अगस्त 2012 से इसे लागू किया गया था संशोधन के बाद। चलेंगे आगे। 44 नंबर सवाल है इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट इज डिस्क्राइब्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो आरपीएफ एक्ट के किस धारा में निलंबन के दौरान बल सदस्यों का उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है? क्या ये सेक्शन 15, सेक्शन 15A, सेक्शन 16 या सेक्शन 17 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 16 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। 45 नंबर सवाल है इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट इज डिस्क्राइब पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। आरपीएफ एक्ट के किस धारा में कर्तव्य की उपेक्षा आदि के लिए शास्तियां मतलब दंड के बारे में वर्णित है? क्या ये ऑप्शंस है सेक्शन 15, सेक्शन 15A, सेक्शन 16 या 17? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 17 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स। आरपीएफ के किस नियम में बल के अभियोजन पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है? तो क्या ये रूल 41 है, रूल 42 है, रूल 43 है या रूल 44 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 42 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 47 नंबर क्वेश्चन है विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑन इंटरजोनल ट्रांसफर। आरपीएफ के किस नियम में अंतर आंचलिक स्थानांतरण पर ज्येष्ठता का अवधारणा के बारे में वर्णित है? तो क्या ये रूल 91, रूल 93, रूल 97 या रूल 99? बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रूल 99 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 48 नंबर क्वेश्चन है विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब no unauthorized ornament or emblem, sign or mark shall be worn with the uniform। आरपीएफ के किस नियम में कोई अपराधिकृत अलंकार या निशान या चिन्ह वर्दी के साथ नहीं पहना जाएगा के बारे में बताया गया है? तो क्या है 123 क्लॉज 1, 123 क्लॉज 2, 123 क्लॉज 3 या 123 क्लॉज 4 में? सही उत्तर है दोस्तों 123 क्लॉज 4, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलेंगे आगे। 49 नंबर सवाल है विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब्ड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। आरपीएफ के किस नियम में
निलंबन के दौरान बल सदस्य के उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। क्या ये रूल 142 में, रूल 143 में, रूल 144 में या रूल 146 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 143 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 50 है, विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब कोड ऑफ बिहेवियर फॉर मेंबर ऑफ द फोर्स? रूल 142, रूल 143, रूल 144 या रूल 146? मतलब आरपीएफ के किस नियम में बल सदस्यों के लिए आचार संहिता के बारे में बताया गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 146 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड इज विच टाइप ऑफ पनिशमेंट? जो रैंक या श्रेणी में हम कमी कर देते हैं, अवनति कर देते हैं, वो किस प्रकार के दंड है? क्या ये मेजर बड़े दंड, माइनर छोटे दंड, पेटी पनिशमेंट छोटे मोटे दंड या अदर माइनर पनिशमेंट अन्य छोटे दंड? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये बड़े दंडों की श्रेणी में, मेजर पनिशमेंट्स की श्रेणी में आता है। चलेंगे आगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पनिशमेंट? आरपीएफ के किस नियम में छोटे दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो क्या ये रूल 153 है, रूल 158 है, रूल 160 है या रूल 161 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 158 में इसके बारे में बताया गया है। वहीं मेजर पनिशमेंट इम्पोजिंग के बारे में 153 में बताया गया है। चलेंगे आगे। 53 नंबर सवाल है, विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब्ड कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्योरिटी कोड? आरपीएफ के किस नियम में सुरक्षा न्यायालय के गठन और संगठन के बारे में बताया गया है? क्या ये रूल 160 है, रूल 165, रूल 167 या रूल 168? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूल 168 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 54 है, विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बाय सिक्योरिटी कोर्ट? आरपीएफ के किस नियम में सुरक्षा न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? 184 रूल, रूल 188 या रूल 194 या रूल 196? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूल 194 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच रूल ऑफ आरपीएफ इज डिस्क्राइब्ड अपील अगेंस्ट ऑर्डर इम्पोजिंग पनिशमेंट? आरपीएफ के किस नियम में दंड अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में बताया गया है? क्या ये रूल 211, रूल 212, रूल 213 या रूल 214 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूल 212 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल। 56 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ एनएचआरसी एक्ट? एनएचआरसी एक्ट की किस धारा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन के बारे में वर्णित है? तो एनएचआरसी का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ भी है। सेक्शन 30 और 31 की जगह पर सेक्शन 31, 32 लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो ह्यूमन राइट कोड्स है वो सेक्शन 30 में बताया गया है। वहीं स्पेशल प्रोसिक्यूटर के बारे में जो है वो सेक्शन 31 में बताया गया है, जबकि वीडियो में वो 31 और 32 हो गया है। तो आप उसे करेक्शन कर लीजिएगा। और उसी वीडियो से यह सवाल लिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशनल ह्यूमन राइट्स किस सेक्शन में है? सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 या सेक्शन 5? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। सवाल नंबर 57, हु कैन बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी ऑफ द एबव? तो ये सवाल जो है पीछे SI2 IPF में पूछा गया था, तो वहां से लिया गया है और इसके अनुसार ये जो है भारत के मुख्य रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसके चेयरमैन बन सकते हैं। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 58 है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई? आरटीआई एक्ट की किस धारा में सूचना का अधिकार वर्णित है? क्या ये 2G है, 2H है, 2I है या 2J है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2J में आरटीआई को डिफाइन किया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन को। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई? आरटीआई एक्ट की किस धारा में सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के बारे में वर्णित है? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या सेक्शन 7? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 6 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने 60वें सवाल पर। सवाल नंबर 60 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईडी? आईईडी का पूर्ण रूप क्या है?
इनोवेटिव एक्सप्लोसिव डिटेक्टर या इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिटेक्टर या इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस या इंडियन एक्सप्लोसिव डिटेक्टर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईडी। क्वेश्चन नंबर 61 है, what is the full form of RDX? Research Development Explosive, Research and Development Explosive, Rescue and Development Explosive या Research Device Explosive। इसका उत्तर दो हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव को सही माना जाए। चलेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, चिल्ड्रंस होम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ जेजे एक्ट 2015? जेजे एक्ट 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? ये सेक्शन 2 के 10, 2 के 15, 2 के 18 या 2 के 19? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 के 19 में चिल्ड्रंस होम को परिभाषित किया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 63 है, ऑब्जर्वेशन होम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ जेजे एक्ट 2015? जेजे एक्ट 2015 की किस धारा में संप्रेक्षण गृह परिभाषित है? क्या ये सेक्शन 239 में, 2 के 40, 241 या 2 के 42 में है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 के 40 में ऑब्जर्वेशन होम के बारे में बताया गया है जेजे एक्ट 2015 में। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 64, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR इन RSMS मॉड्यूल? RSMS में एक CRR होता है, उसका पूर्ण रूप क्या है? क्या ये क्राइम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर है, केयर रिकॉर्ड रजिस्टर है, क्राइम रिकवरी रजिस्टर है या कपलिंग रिकॉर्ड रजिस्टर है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्राइम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर इसका सही उत्तर है। चलेंगे आगे। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर्टल फॉर कंप्लेंट इन RSMS? मतलब RSMS में किसी प्रकार की कमी हो जाती है या किसी प्रकार का कंप्लेन करना है तो वो किस टैब या किस इससे किया जाता है? तो क्या ये क्राइम रिकॉर्ड एंड रजिस्टर है, मंथली क्राइम रिव्यू, मास्टर फॉर्म या हेल्प डेस्क? सही उत्तर है दोस्तों, हेल्प डेस्क का उपयोग किया जाता है कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। चलेंगे आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर? आग के कितने प्रकार हैं? 1, 3, 5, 7? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आग के 5 प्रकार हैं। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 67 है, कुकिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेज इज व्हाट टाइप ऑफ फायर? अगर कुकिंग ऑयल में कोई फायर लगता है या ग्रीस में आग लगती है तो ये किस प्रकार की आग मानी जाती है? क्या ये क्लास ए है, क्लास बी, क्लास डी या क्लास के? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्लास के वाले फायर में इसे क्लासिफाइड किया गया है। अगर आपने अभी तक फायर वाला हमारा ब्लॉग नहीं देखा है तो आप वेबसाइट पे जाइएगा, विजिट www.rpfldc.com, वहां पर फायर से रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग लिखा है, सवाल आपके सारे सवाल आग से संबंधित वहीं से आएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 68, हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रीथ शुड वन डू फॉर ईच साइकिल ऑफ CPR इन फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में CPR के प्रत्येक चक्र के लिए कितने संकुचन और श्वास देने चाहिए? क्या वो 15 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स, 13 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स, 15 कंप्रेशन एंड 5 ब्रीथ्स या 30 कंप्रेशन एंड 5 ब्रीथ? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ के बारे में प्रोसेस है। तो यहाँ पर CPR एक शब्द आपको दिख रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR। हो सकता है आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 69 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ NDPS एक्ट RPF ऑफिसर्स आर ऑथराइज्ड टू अरेस्ट एन एक्यूज्ड कैरिंग नारकोटिक सब्सटेंस इन रेलवे प्रीमाइसेस? NDPS अधिनियम की किस धारा के तहत RPF अधिकारी रेलवे परिसर में मादक पदार्थ ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है? तो ये सेक्शन 36, सेक्शन 42, सेक्शन 43 या सेक्शन 46 है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 43 में जो है इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे। 70 नंबर सवाल है, नारकोटिक ड्रग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ NDPS एक्ट? सेक्शन 2 के 13 में, 2 के 14 में, 2 के 15 में या 2 के 16 में? नारकोटिक ड्रग्स को जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 के 14 में इसके बताया गया है मादक पदार्थ या नारकोटिक ड्रग्स। चलेंगे आगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ PC एक्ट 1988? लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित जो अपराध है वो PC एक्ट के किस धारा में वर्णित है? क्या ये सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या सेक्शन 10?
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 72 है, स्पेशल रिपोर्ट विल बी इशूड इफ वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ बुक्ड कंसाइनमेंट इज मोर देन। बुकशुदा माल के नुकसान का मूल्य कितने रुपए से अधिक होने पर विशेष रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन आर ₹80,000, ₹60,000, ₹40,000 या ₹1,00,000। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ₹80,000। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरीज बाय इंक्वायरी ऑफिसर इन अ क्राइम केस रिसीव्ड ऑन ट्रांसफर। स्थानांतरण पर प्राप्त अपराध मामले में जांच अधिकारी द्वारा जांच पूरी करने की समय सीमा क्या है? क्या 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 45 दिन? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन में इसे पूरा किया जाता है। चलेंगे आगे। हाँ, ये 30 दिन तो वर्णित है, लेकिन स्पेशलाइज केसेस में इसे बढ़ा करके भी उपयोग किया जाता है, लेकिन वैसे 30 दिन इसमें वर्णित है। चलेंगे आगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इन रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन रेलवे स्टेशन में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है? सीसीटीवी सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, बीटीडीएस या यूज ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम। तो सवाल के अनुसार देखिएगा रेलवे परिसर में क्या है, रेलवे स्टेशन के लिए इसमें से कौन आईएसएस है? अगर आपको देखा जाए तो चारों के चारों आईएसएस में आते हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को बायोमेट्रिक सिस्टम से कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो ये डी इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर फिर 75 है, विच डायरेक्टिव प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइन फॉर आरपीएफ पर्सनल रिगार्डिंग यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है कौन सा डायरेक्टिव है, निर्देश है, वो सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में आरपीएफ कर्मियों के लिए डायरेक्शन या दिशा निर्देश निर्धारित करता है। क्या ये डायरेक्टिव 50, डायरेक्टिव 52, डायरेक्टिव 54 या डायरेक्टिव 53? सही उत्तर है दोस्तों डायरेक्टिव 54 में इसके बारे में बताया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टैंडिंग ऑर्डर डिटेल्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डॉग स्क्वाड। डॉग स्क्वाड के प्रबंधन के बारे में कौन सा क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर है? स्टैंडिंग ऑर्डर 84, 80, 86 या 92? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडिंग ऑर्डर 84 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 77 है, विच स्टैंडिंग ऑर्डर डिटेल्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डॉग स्क्वाड। ये सवाल दोबारा आ गया है, तो सेम सवाल इसे कर लीजिएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर 84 ही इसका उत्तर होगा। 78 नंबर सवाल है, which fire extinguisher is used for electric switch board fire। अगर आग लग जाता है इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में तो किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? क्या ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप, वेट केमिकल या CO2? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, CO2 का उपयोग किया जाएगा। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 79 है, द डेजिग्नेशन ऑफ ASIPF पोस्टेड इन स्पेशल इंटेलिजेंस विंग इज। जो विशेष खुफिया विंग है उसमें जो ASI के पदनाम क्या रखा गया है? इस सवाल को आप VVI करिए, आपके एग्जाम में छपेगा, क्योंकि आप ASI के लिए प्रमोट हो रहे हैं तो एकदम छपना जायज बनता है यह सवाल। तो AIO, DIO, IO या सिक्योरिटी असिस्टेंट? तो बता दें आपको कि AIO कहा जाता है, ASIPF। तो पूरे नाम को बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट, इससे नीचे आता है वाचर, वाचर कहते हैं कांस्टेबल को, सिक्योरिटी असिस्टेंट कहते हैं, ऐसे कहते हैं किसको, हेड कांस्टेबल को। वहीं AIO कहते हैं ASI को, DIO कहते हैं SIPF को, और IO कहते हैं इंस्पेक्टर को। तो इस पांचों में से एक सवाल आपके लिए आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। एक सवाल से मैंने 5 सवाल आपको हल करा दिए। चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलेंगे अपने 80 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 80 है, अरेंज द इवैल्यूएशन ऑफ आरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो नीचे दिया हुआ है कालानुक्रमिक क्रम में आरपीएफ के संगठन का विकास, अगर आपने मेरा पहला वीडियो इस चैनल का देखा होगा हिस्ट्री ऑफ आरपीएफ, तो इस सवाल को आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, फिर रेलवे सिक्योरिटी फोर्स था, कंपनी फोर्स या वॉच एंड वार्ड? मैच करिए इसमें। तो सही उत्तर निकलेगा दोस्तों सबसे पहले यह कंपनी फोर्स थी। जब 1853 में रेल का विकास किया गया था तो उस समय कंपनी जो थी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने कंपनी फोर्स के नाम से इसे बनाया था। उसके बाद जो है यह क्या बनी, उसके बाद वॉच एंड वार्ड की तरह, एक चौकीदार की तरह कहिए, वॉच एंड वार्ड की तरह आरपीएफ ने काम किया।
फिर वॉच एंड वार्ड के बाद जो है आरपीएफ बना क्या, आरएसएफ बना, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स बना। एंड एट लास्ट 1957 में आकर के हम लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बने हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो फोर्स के मामले में हम लोग सबसे पुराने हैं। 1957 में हमारा गठन हुआ था। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीडीए इसका सही कालक्रम है। अब 10 सवाल आपके लिए जनरल नॉलेज से। तो ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन थ्रस्ट लॉन्च्ड बाय आरपीएफ अक्रॉस ऑल जोन्स टू प्रिवेंट। आरपीएफ के द्वारा जो ऑपरेशन थ्रस्ट किया गया था वो किसके लिए किया गया था? क्या अनऑथराइज सेलिंग ऑफ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, या अनऑथराइज सेलिंग ऑफ तत्काल टिकट्स बाय एजेंट्स, अनऑथराइज पार्किंग ऑफ व्हीकल इन रेलवे प्रीमाइसेस, या अनऑथराइज सेलिंग ऑफ सुपीरियस फूड्स। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन थर्स्ट चला था अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ अ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। बहुत ही अच्छी मुहिम थी है और बहुत ही अच्छा कारगर भी रहा था। चलेंगे अगले सवाल पर। 82 नंबर क्वेश्चन है, अकबर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। अकबर जो है किस वंश से संबंधित है? क्या ये दिल्ली सल्तनत, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता किंगडम, या मुगल से? तो अकबर मुगल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलेंगे 83 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 83 है, कीबोर्ड इज अ डैश डिवाइस। कीबोर्ड एक कैसा डिवाइस है? क्या ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है, या ऑल ऑफ दी अबव है? तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड से हम इनपुट डालते हैं, टाइपिंग करते हैं, दैट मींस कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? तो क्या 1912 में, 13 में, 14 में, या 1915 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1950 19 सॉरी 1915 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसी वर्ष से जो है इसी लौटने के क्रम को, इसी लौटने के लिए ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है भारत में। चलेंगे 85 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन इसमें से संबंधित है? क्या ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन के? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 86 है, व्हाट इज द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया। भारत में जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? क्या ये 1098 है, 182 है, 1092 है, या 1057? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है भारत में। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 87 बहुत ही महत्वपूर्ण, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोरस। कोरस का जो है अपना कमांडो है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो कमांडो इन रेलवे एरिया सेफ्टी, कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, या कमीशन इन रेलवे एरिया सेफ्टी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमांडो फॉर रेलवे सेफ्टी कोरस का फुल फॉर्म है। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 88 है, विच ब्लड ग्रुप पीपुल आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर। किस ब्लड ग्रुप के लोगों को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? ए बी, बी ओ नेगेटिव, या नन ऑफ दी अबव? सही उत्तर है दोस्तों ए बी। ए बी को जो है ऑप्शन नंबर ए बी जो है ब्लड ग्रुप वाले उनको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। और अगर बाइफरकेट करें तो ए बी पॉजिटिव जो होते हैं उनको यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। चलेंगे अगले सवाल पर। 89 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी गेटवे ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किस शहर में स्थापित है? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, या मुंबई? सही उत्तर है दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। वहीं इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इस दोनों को याद रखिए। चलेंगे अपने अंतिम सवाल पर इस वीडियो के। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत का कौन सा राज्य जो है हिस्सा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, या सिक्किम? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम जो है वो म्यांमार से अपना बाउंड्री साझा नहीं करता है। तो म्यांमार से साझा करने वाले देश, सॉरी म्यांमार जो देश है उससे भारत के राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं, उसका एक ट्रिक है, दैट इज कॉल्ड अरुणा मामी। आपको यहाँ ट्रिक दिख रहा होगा, अरुणा मामी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चारों राज्य जो है ये म्यांमार से बनाते हैं अपनी बाउंड्री। तो आप देख सकते हैं तो सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट किया। आपके कितने उत्तर सही हुए, कितने गलत हुए, कितना आपने छोड़ा उसे कमेंट करिएगा। बाद में मैं एनालाइज करके जो लोगों जिसने भी सबसे अधिक मार्क पाया है
टॉप 3 लोगों का नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल पर जुड़े रहने के साथ आप अपनी मेहनत और तैयारी करते रहें ताकि हम और आप मिल करके इस एग्जाम को काफी आसानी से क्रैक कर ले। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और अपने आज और साथी जन को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करते रहिए। चलिए, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।